हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का। तो लुसेंट का मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए इसमें जो है गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, जिसमें गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था। इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो इल्तुतमिश क्या था? तो पहला शासक था जिसने क्या किया? तो 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति क्या किया? तो प्राप्त किया। तो हम लोग अब जो है क्वेश्चन करते जाएंगे 360 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सवाल है कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने किससे जो है सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? किससे? तो बगदाद के बगदाद के खलीफा सुल्तान से बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति कब प्राप्त की थी? तो दूसरे सवाल का आंसर है 1229 ईस्वी। अब तीसरा सवाल है कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की? तो इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। ये पहला शासक था। सवाल है चौथा कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से किस पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो चौथे सवाल का आंसर आपका हो जाएगा तो सुल्तान की पद की। तो इस तरह से इस लाइन से हम लोगों ने 4 सवाल सॉल्व किए एमसीक्यू के रूप में 360 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी जो है तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तोड़ तोड़ कर जो है हम इसको सॉल्व कर दिए। इससे 4 क्वेश्चन बने। तो सवाल जो है इस लाइन से एग्जामिनर जो है एग्जाम में पूछ सकता है किधर से भी घुमाकर। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तोड़ कर पहला पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा समझेंगे, तीसरा जो है तोड़ कर जो है एमसीक्यू बनाएंगे। ठीक है, ताकि जब इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है उसको जब सेट प्रैक्टिस करेंगे या वो सेट लगाएंगे, तो वहाँ पर जो है हमको ये याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा भी है, समझा भी है और एमसीक्यू के रूप में तोड़ कर बनाया भी है। तो वहाँ पर जितना भी सवाल देगा उसके अलावा जो सवाल उसमें नहीं बनाया गया है उस सवाल को भी हम यहाँ पर जो है हम लोग 360 डिग्री एमसीक्यू के फॉर्मेट में सॉल्व करते जा रहे हैं, ताकि इस लाइन से सवाल जितना हो सके, इस लाइन से जो एग्जामिनर है इस लाइन से जो भी सवाल बनाना चाहे बनाए, हम उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं। 360 डिग्री इस लाइन से जो भी बनाएगा हम उसका आंसर देने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि हम 360 डिग्री एमसीक्यू के रूप में पढ़ चुके हैं। इस लाइन से क्या बनाएगा? 3 सवाल बनाएगा, 2 सवाल बनाएगा, 4 सवाल बनेंगे। इससे ज़्यादा तो इस लाइन से बनेगा नहीं, इस लाइन से नहीं बनेगा। हाँ, इससे ज़्यादा बन सकता है इस लाइन को और दूसरे लाइन को। जैसे इस लाइन है, ये नीचे का कोई लाइन या दूसरे मतलब कुतुबुद्दीन का कोई जोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया, तो आप बना सकते हैं। या इसके बाद बलबन है, ठीक है, या फिरोज तुगलक है, तो उनको जोड़कर बना सकते हैं। लेकिन जब इस लाइन से सवाल बनाएगा तो इतना ही सवाल बन सकता है, 4 सवाल। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। तो सवाल है कि इल्तुतमिश की मृत्यु जो है, पहले सवाल नहीं, पहले समझ लेते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। ये जो है भाई साहब 1229 में क्या करते हैं कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। कौन? तो इल्तुतमिश, और ये पहले शासक थे 1229 में। और उसके बाद 36 में ये भाई साहब निपट लेते हैं इस दुनिया से। समझ गए? तो बहुत, एक तो 29 में ये खलीफा पद के सुल्तान पद की उपाधि लेते हैं खलीफा से सुल्तान पद की, और कुछ ही समय में समझ गए 36 में निपट लेते हैं। कम से कम इनको 45-46 में मरते तो थोड़ा इनका और भी ज़्यादा सुल्तान पद की जो वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किए थे उसका इस्तेमाल कर पाते। लेकिन ये जो पद प्राप्त किए लेकिन ज़्यादा दिन इसका इस्तेमाल है ना, पद पर बने नहीं रह पाए, इनकी मृत्यु हो गई भाई साहब की, इल्तुतमिश की। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज खां जो था मंगोल का क्या था, सरदार था। ये मतलब पूरी उत्पात मचा कर रख दिए थे, जहाँ जाते थे पूरा सर्वनाश कर देते थे, लूटपाट मार काट पूरा तबाही। तो चंगेज खां पर फिल्म भी है, और चंगेज खां जो बहुत ही मतलब खतरनाक आदमी था, बहुत डेंजर। तो इस भाई साहब से जो बचने के लिए चंगेज जी से बचने के लिए, यानी चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म का जो सम्राट था, ख्वारिज्म का सम्राट जलालुद्दीन जो था, वो भाग कर आया था इल्तुतमिश के पास कि हमको शरण दे दीजिए। लेकिन इल्तुतमिश ने देखा कि इसको हम देंगे शरण तो चंगेज खा आएगा, वो चंगेज खा बहुत ही मतलब समझिए कि लूट पाट मार काट, सिर्फ ये लोग जो है ना अपनी माँ को ही आदर थोड़ा करते थे, इसके अलावा किसी भी महिला का आदर नहीं करते थे। बस बलात्कार सलात्कार करते रहते, पूरा जलाते फलाते बर्बाद करते हुए तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते थे। तो ये चंगेजबा इसको समझिए कि बर्बादी है। मतलब जहाँ भी जाता था लोग शांति से रहते थे, उस गांव को या उस शहर को या जो भी नगर था समाप्त कर देते थे, ठीक है, अपने लूट पाट के चक्कर में। तो ये तो समझिए कि ये इंसान अच्छा नहीं था एकदम, मतलब समझिए कि पूरा का पूरा क्या बोले इसको, बहुत ही अच्छा काम करता, कुछ नेक काम करता है, ये पूरा लूट मार तबाही मार काट यही सब बलात्कार रेप यही सब करते हुए लूटते पाटते जाता था। तो देखा कि भाई साहब ये इसको जो है हम ख्वारिज्म के सम्राट जो हैं जलालुद्दीन, इन भाई साहब को जो आप शरण देंगे तो चंगेज खां हमला करेगा, यहाँ आएगा हमारे यहाँ, तो क्या करेगा, यहाँ पर भी तबाही मार काट पूरा लूट पाट ये सब करेगा। तो इससे अच्छा है कि इस भाई साहब को जो शरण ना दिया जाए और अपने राज को बचाया जाए। तो इसलिए जो है इल्तुतमिश ने इन भाई साहब को जो है क्या किया, शरण नहीं दिया। समझ गए, तो इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया किसको, तो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को। चंगेज खां से बचने के लिए भाग कर आया था शरण लेने के लिए, लेकिन नहीं दिया। तो चलिए तो सवाल करते हैं कि सवाल किया जाए, सवाल जरूरी है। किससे बचने के लिए, सवाल है कि किससे बचने के लिए ख्वारिज्म का सम्राट जो था, ख्वारिज्म का सम्राट जलालुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ अपने के इल्तुतमिश ने मतलब सॉरी किससे बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, तो चंगेज खान से बचने के लिए। सवाल फिर से है कि चंगेज खान से बचने के लिए कहाँ के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी, तो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को। तो दूसरे का सवाल का आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल बनेगा यहाँ पर कि चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को किसने जो है अपने यहाँ शरण नहीं दी, तो इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। तो इस तरह से इस लाइन से इतने सवाल बने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठा, वह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश के बाद क्या होता है कि उसका पुत्र है कौन, तो रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद जो है इल्तुतमिश भाई साहब तो 1236 में निपट लिए। इसके बाद इसका पुत्र आता है कौन, तो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, वह एक अयोग्य शासक था। उसके इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ जो है शाह तुर्कान छाई रही। यानी कि इल्तुतमिश भाई साहब 1236 में निपट लेते हैं। निपटने के बाद उसका बेटा बैठता है गद्दी पर, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, उसका नाम था। ये गद्दी पर बैठा, लेकिन जो है ये अयोग्य था, मतलब इसमें योग्यता नहीं थी। तो योग्यता नहीं थी, इसका जो है शासन जो है अल्पकाल के लिए था, ज़्यादा समय के लिए नहीं था। तो इसके जो शासन काल तो अल्पकालीन था, तो उस पर जो है इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान छाई रही, यानी कि वही निर्णय लेती थी शाह तुर्कान। उसकी कौन थी, तो माँ थी, यानी कि इल्तुतमिश की क्या थी, पत्नी थी कौन, शाह तुर्कान, और रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी। तो चलिए हम लोग समझ लिए। अब इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन था, यानी कि कौन था जो गद्दी पर बैठा था, तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज था जो गद्दी पर बैठा। पहला सवाल हो गया। रुकनुद्दीन फिरोज किसका पुत्र था, तो इल्तुतमिश का पुत्र था। फिर से सवाल है कि
इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक क्या था? अयोग्य शासक था। उसका शासन क्या था? तो अल्पकालीन शासन पर उसकी जो है कौन मतलब छाई रही? तो उसकी माँ जो है छाई रही। कौन थी माँ? तो शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान जो थी वह छाई रही। यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य शासक था। शासन काल अल्प समय के लिए था, लेकिन जितने भी समय के लिए था उस पर जो उसकी माँ थी शाह तुर्कान, वही जो है निर्णय लेती थी। समझ गए? वही निर्णय लेती थी। माँ जो थी शाह तुर्कान वही निर्णय लेती थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। यानी कि इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, माँ कौन थी? तो शाह तुर्कान थी। तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इसकी जो माँ थी रुकनुद्दीन की माँ शाह तुर्कान, और ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। शाह तुर्कान जो थी पहले तो इल्तुतमिश की पत्नी थी, और रुकनुद्दीन जो था ये इल्तुतमिश का पुत्र था। तो इसकी माँ तो हो गई ही शाह तुर्कान रुकनुद्दीन की। तो ये जो फैसले लेती थी अवांछित रूप से, मतलब फैसले था लेती थी, और इसका जो प्रभाव था अवांछित था। एक होता है वांछित, वांछित मतलब जैसे कि आप सामान खरीदने गए, ठीक है, आप कोई भी जो है सामान खरीदने गए, कपड़ा ही खरीदने गए, तो एक होता है कि उचित कीमत या वांछित कीमत, ठीक है, उचित कीमत या वांछित कीमत मांगी गई तो आपको ठीक है कि भाई वांछित कीमत है, आप दे देते हैं। एक हुआ कि मतलब अवांछित, यानी कि इतना ज़्यादा मांग दे कि आप तो यार क्या यार इस कपड़े की कीमत इतना होना चाहिए, मांग ज़्यादा रहा है, यानी कि ज़्यादा मांग रहा है, यानी अवांछित कीमत मांग रहा है, यानी कि अनुचित कीमत मांग रहा है उसको बोला जाए तो अवांछित मतलब हद से ज़्यादा। तो शाह तुर्कान का जो प्रभाव था हद से ज़्यादा था, यानी कि एक सीमित होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा जब इसका प्रभाव था तो इससे क्या हुआ कि जो तुर्की जो अमीर थे, तुर्की अमीर, वो क्या हो गए कि परेशान हो गए, भाई साहब परेशान हो गए। तो परेशान होने के बाद क्या किया कि भाई साहब रुकनुद्दीन को उठाकर पटक दिए, कहे कि भागो यहाँ से, ठीक है, हटाओ यहाँ से उसको हटा दिए। रुकनुद्दीन को भाई साहब को उठाकर सिंहासन से पटक दिए, कहे कि जाओ यहाँ से भागो, उसको भगा दिया, हटा दिए। उसके बाद रजिया को जो है सिंहासन पर आसीन किए। उसके बाद रजिया को क्या किया कि सिंहासन पर बैठाए, गद्दी पर बैठाए। तो मैंने भगा दिया ये सब इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मतलब नॉर्मल भाषा में जो है ना चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ शब्दों को ताकि याद रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रजिया सुल्तान जो है सिंहासन पर क्या हुई? तो आसीन हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थे। इस प्रकार रजिया बेगम जो थी प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो इस प्रकार क्या होता है कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे जो है इससे सवाल करना जरूरी तो है ना, सवाल तो करना पड़ेगा। किसके अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया? तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर, पहला का आंसर हो गया। दूसरा हुआ शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर किसने जो है रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया? तुर्की अमीरों ने। दूसरा सवाल हो गया, का आंसर हो गया। अब तीसरे सवाल देखते हैं कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर किसको जो है गद्दी पर या सिंहासन पर आसीन किया? तो रजिया सुल्तान को किया, रजिया सुल्तान को सिंहासन पर आसीन किया। फिर से सवाल है कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने किसको हटाकर रजिया सुल्तान को या रजिया को सिंहासन पर आसीन किया? तो रुकनुद्दीन को हटाकर। इस तरह से इससे 4 सवाल बने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलकर इससे जो है इसे एक और सवाल बना लिया जाए नीचे वाला से। तो प्रथम मुस्लिम महिला कौन बनी जो शासन के बागडोर संभाली थी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं फूला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया जो है पर्दा प्रथा जो है होता है, मुस्लिमों में पर्दा प्रथा होता है, तो इसको क्या कि आज भी पर्दा प्रथा तो देखी है किस तरह से पहन को वो सब जाती है।
तो प्रथा प्रथा का जो है त्याग दी और पुरुषों की तरफ क्या की कि चोगा चोगा यानी कि काबा और कुला कुला यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से क्या है कि जाने लगी। कौन? तो रजिया रजिया सुल्तान। इसको रजिया सुल्तान पूरा नाम है इसका, तरजिया। सवाल है कि अब सवाल करते हैं, रजिया ने किस प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कावा और कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? तब प्रथा प्रथा को त्याग कर। फिर से सवाल है कि रजिया ने प्रथा प्रथा का त्याग कर किसकी तरह जो है चोगा और काबा और कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? तब पुरुषों की तरह। फिर से सवाल है कि किसने जो है प्रथा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और काबा और कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? तो रजिया। फिर से सवाल है कि रजिया ने प्रथा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह क्या पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? तो पुरुषों की तरह जो है चोगा और काबा, चोगा यानी कि काबा, कुल्ला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगे। इसमें और भी सवाल बन सकता है एक जो राज दरबार से हो सकता है, जैसे कि रजिया ने प्रथा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुल्ला यानी टोपी पहनकर खुले मुंह से कहाँ जाने लगे? यानी खुले मुंह से कहाँ जाने लगे? तो राज दरबार में जाने लगे। तो इस तरह से ये भी सवाल बन गया। तो चलिए इस लाइन से इतने सारे सवाल बने, हम लोग 360 डिग्री एमसीक्यू के रूप में कर लिए। आगे चलते हैं। तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए, कोई भी बुक हो पहले पढ़िए उस लाइन को, उसके बाद समझिए। समझने वाला है तो, डायरेक्ट है तो क्या समझेंगे? जैसे बिहार की राजधानी पटना है, बाबर कौन था या बाबर का बेटा कौन था, तो इसमें समझने वाली क्या है? तो जो चीज़ समझने वाली है उसको समझ नहीं सकते हैं। जहाँ समझने वाली है, जो लाइन समझने वाली है उसको समझेंगे, उसके बाद से उससे हम लोग 360 डिग्री एमसीक्यू करेंगे। यानी कि पूरी तरह से एक लाइन को 3 बार 4 बार जो है करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमें याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रजिया जो है मलिक जमालुद्दीन याकूत को क्या की कि अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। क्या करती है कि रजिया? पहले तो ये पर्दा प्रथा का त्याग करती है और पर्दा प्रथा त्याग करने के बाद जो है पुरुषों की तरफ चोगा और काबा एवं कुल्ला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। उसके बाद इसने क्या किया कि मलिक जो है मलिक जमालुद्दीन याकूत को क्या करती है कि अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त करती है। कौन? तो रजिया। तो सवाल चलिए हम लोग कर लेते हैं। रजिया ने किसको जो है अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया? तो इसका जो आंसर आपका होगा, उसका आंसर होगा आपका मलिक जमालुद्दीन याकूत को। फिर से सवाल है कि किसने जो है मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया? तो रजिया ने। दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को मतलब क्या नियुक्त किया, यानी किस पद पर नियुक्त किया या क्या नियुक्त किया? तो अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। इस तरह से इससे इतने सवाल बने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैर तुर्कों को संबंध बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। यानी कि गैर तुर्कों को संबंध बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर क्या हो गए? तो विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी कि गैर तुर्कों को जो है ना क्या किया कि गैर तुर्क को संबंध बनाने के रजिया के प्रयास से क्या हुआ कि तुर्की जो अमीर थे जो इसको गद्दी पर बैठाए थे रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर जो है ना शाह तुर्कान का बेटा कौन था और इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर जो है तुर्की अमीर जो है रजिया सुल्तान को क्या बनाए थे? तो राज सिंहासन पर बैठाए थे। अब रजिया क्या करती है कि गैर तुर्क जो थे मतलब तुर्की नहीं थे, तुर्की अमीर नहीं थे, वो दूसरे थे, जैसे तुर्की थे, ईरानी थे, अरबी थे। तो गैर तुर्कों क्या कि ये संबंध बनाने के रजिया के प्रयास से क्या हुआ कि गैर तुर्की क्या हो गए? तो विरुद्ध हो गए। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति आपको जो है गद्दी पर बैठाया है और आप उसकी बात ना सुनकर आप किसी और की बात सुनिएगा या किसी और की मदद कीजिएगा, तो गैर लोगों की आप वैल्यू कीजिएगा, उसको वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर नाराज़गी होगी ही कि मैंने इसको बनाया, मैंने इसको ये किया, मुझे ही मतलब ठीक है। तो ये लोग क्या हुआ कि तुर्की अमीर क्या हो गए? परेशान हो गए, ठीक है, और इसके विरुद्ध हो गए
कि हम लोग बनाए इसको, ये दूसरे गैर तुर्की वाले को ये जो संबंध बना रही है उनको जो है पद दे रही है। तो क्या हुआ कि इसके विरुद्ध हो गए और उसे क्या किया कि रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करना जरूरी है। गैर तुर्कों को संबंध बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसको जो है बैठा दिए, तो दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। फिर से सवाल है कि दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को मतलब किसको हटाकर जो है बैठाया गया, तो रजिया को हटाकर। रजिया को जो है दिल्ली की गद्दी से हटाकर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। इसके पीछे कारण क्या था, तो इसके पीछे कारण ये था कि गैर तुर्कों को संबंध बनाने के रजिया के प्रयास से क्या हुआ कि तुर्की अमीर जो है नाखुश हो गए, ठीक है, नाराज हो गए और उसके विरुद्ध हो गए और क्या किया कि उसे बंदी बना लिया रजिया को और उसे हटाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की जो शादी है किसके साथ हुई, तो अल्तुनिया के साथ हुई। इसमें समझने वाली कुछ है ही नहीं कि रजिया की शादी किससे हुई, तो अल्तुनिया के साथ हुई। ये याद करने वाला है, फैक्ट है। तो सवाल है कि रजिया की शादी किससे हुई, तो अल्तुनिया से के साथ हुई, ठीक है। फिर अल्तुनिया के साथ किसके शादी हुई, तो रजिया की शादी हुई, यानी दोनों तरफ से सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे शादी करने के बाद किससे, तो अल्तुनिया से शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी कि इसको जो हटाकर तुर्की जो अमीर थे रजिया को हटा दिए थे गद्दी से और मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिए थे। तो फिर क्या होता है कि ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद क्या करती है कि रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन वो असफल रही। लेकिन क्या होती है कि वो असफल हो जाती है। रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की जो हत्या है 13 अक्टूबर जो है 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। तो रजिया की हत्या कहाँ की गई, तो कैथल के पास कर दी गई। कब, तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। किसके द्वारा, तो डाकुओं के द्वारा। तो सवाल है कि रजिया की हत्या कब हुई थी, तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। फिर से सवाल है कि रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को किसके द्वारा की गई, तो डाकुओं के द्वारा की गई। फिर से सवाल है कि रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कहाँ की गई, तो कैथल के पास की कर दी गई। रजिया जो है बहुत ही मतलब समझिए कि कहा जाता है कि ये योग्य शासक थी, योग्य, ठीक है। लेकिन इसकी योग्यता के पीछे जो कट्टरता जो है ना, ये कट्टरता, जैसे ये चोगा काबा, ये टोपी पुरुषों की तरह ये सब पहनकर जाती थी खुले मुंह से। तो जो भी उस समय के जो आपके तुर्की अमीर थे, एक तो संबंध गैर तुर्को बनाई, वो इसके कारण रहा है कि उसको नहीं बनाना चाहिए था। दूसरा कारण ये था कि ये पर्दा त्याग कर और पुरुषों की तरह चोगा और काबा पहनकर आपको राज दरबार में आने लगे खुले मुँह से। जो भी उस समय के मुल्ला मौलवी जो भी थे उस समय के कट्टरवादी, इन लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में तो आज भी देख ही रहे हैं। तो इस तरह से इनको पसंद नहीं आया, जिसके कारण से जो है इसका धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग विरोध हो गए और इसको हटा दिए। नहीं तो ये जो है बहुत ही योग्य शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। अब जो है रजिया को हटाकर बहराम शाह को बनाया गया था, गद्दी पर बैठाया गया था तुर्की अमीरों के द्वारा। लेकिन अब क्या होता है कि बहराम शाह जी को भी बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या जो है उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या जो है मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। सवाल है कि किसको जो है बंदी बनाकर उसकी हत्या जो है मई 1242 ईस्वी में कर दी गई, तो बहराम शाह को फिर से सवाल है, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब की गई, तो मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। देखिए 40 में जो है
40 में कौन मरती है, तो आपका रजिया सुल्तान की हत्या की कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा कैथल के पास। और 42 में बहराम शाह को जो है बंदी बनाकर हत्या कर दी जाती है, यानी 2 साल बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है, तो उसके बाद बहराम शाह के बाद जो है दिल्ली का सुल्तान जो है बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। यानी बहराम शाह की 1242 में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। बलबन षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बना दिया। और उसके बाद से बलबन साहब की एंट्री होती है। ये भाई साहब क्या करते हैं, बलबन जी ये षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र के द्वारा जो है 42 में जो है मरता है कौन, बहराम शाह मरता है। उसके बाद कौन बनता है, अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसके बाद 46 में क्या होता है कि बलबन जी षड्यंत्र करते हैं, बलबन के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है 1246 ईस्वी में, और इनको जो हटाकर यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या किया जाता है कि सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को जो है क्या किया जाता है, तो सुल्तान बना दिया, यानी बना दिया जाता है। तो इस तरह से षड्यंत्र हो गया, कहीं बंदी कहीं कुछ कहीं कुछ। तो राय दरबार में सारी चीज़ें होती हैं जैसे आज के राजनीति में होती है। षड्यंत्र इस पार्टी के नेताओं को तोड़ो, वो आपकी तोड़ता है, ये इससे चोरी करता है, वो उधर चोरी करता है, ये इधर चोरी करने के बाद उसमें जाएगा तो मिल गया तो एकदम साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये सारी चीज़ें राजनीति में जो होती है, घर परिवार में भी होती है, षड्यंत्र होता है, भाई भाई में लड़ाई भी होती है। क्यों होती है, वो बोलता है कि तुमने लूट लिया, वो बोलता है तुमने लूट लिया, ये अलग होना, ये सब षड्यंत्र हर जगह है। ऐसा नहीं कहीं नहीं है, हर जगह है, नौकरी में भी है, हर जगह षड्यंत्र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब राज सिंहासन हुआ उस समय ही षड्यंत्र होता था, षड्यंत्र हर समय हर काल में हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये जो नासिरुद्दीन महमूद जो था ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। वाह क्या बात है। नहीं तो बहुत सारे तो राजा आते हैं, चाहे नेता पूरा लूट लो भाई, जितना लूटना है, जनता का पूरा हक मार जाओ, बर्बाद कर दो। अभी नीट का जो पेपर आउट हुआ किसने करवाया होगा, सबको पता है, समझिए गए। 7 साल में 70 एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हुआ है। 7 साल में 70 एग्ज़ामों का पेपर लीक हुआ है। अभी वो कोई टीचर है वो बता रहे थे, बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है। तो बताइए क्या नौटंकी चल रहा है, हर पेपर लीक, हर पेपर लीक, हर पेपर लीक। बहुत सारे पेपर के बारे में पता भी नहीं चलता है। नहीं तो मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सबका पेपर लीक होता है, सबका। छोड़िए पेपर का, नेता ही घूस देकर, लूट कर, पैसे ऐसी करके बांट कर 10-10 हज़ार में जब लोग बिक जा रहे हैं, 10 हज़ार में अपना वोट मतलब बेच दे रहे हैं। पैसा दे तो पता नहीं, अपनी पैसा और दिया जाए तब सब कुछ बेच देंगे, अपनी माँ बहन अपने देश को भी बेच देंगे। ऐसे लोग हैं, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कुछ नहीं है। बस 10,000 मिला बेच दो, उसके बाद डंडे खाओ। बीपीएससी TRE यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए स्टूडेंट जो है क्या किए थे, धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारे पिटाई हुआ है उनका, गजब का लाठी डंडा मिला है। तो इसका सब पीछे कारण क्या है, तो लोग जो हैं, महिलाएं भी है इसमें, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा है। इलेक्शन चुनाव चल रहा था, वोटिंग हो रहा था, उस समय जो है पैसे, समझिए कि उस समय लोगों के खाते में पैसे आए हैं, महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं। उस समय पैसे आना चाहिए नहीं, उस समय पैसे आए हैं, 10,000 में बेच दिया गया है। तो बेचिए, बेचने के बाद तो वही होता है, जिस तरह से अनपढ़ गंवार लोग आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पढ़े लिखे लोग झक मारेंगे, सड़कों पर घूमेंगे, बेरोजगार बनेंगे, देश का यही होगा। तो ऐसा ये कौन सा सुल्तान था, कौन, तो नासिरुद्दीन महमूद। ये सच्चाई है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ क्या चल रहा है। और सच्चाई पर बात करना गुनाह नहीं है, बात नहीं किया जाएगा तो वो समझिए कि बात करना चाहिए। चलिए, नासिरुद्दीन महमूद जो था ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो नासिरुद्दीन सवाल यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद से कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर से रिलेट किया जाएगा, ऊपर वाला लाइन से। तो सवाल है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो
टोपी सीता था, अपना जीवन निर्वाह करता था, तो नासिरुद्दीन महमूद था। अब चलिए फिर से एक सवाल इसमें बनेगा। तो सवाल है कि नासिरुद्दीन महमूद क्या करता था, यानी कि अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था। तो टोपी सीकर करता था, टोपी सीता था और बेचता था, उससे जो पैसा मिलते थे उसी से अपना जीवन निर्वाह करता था। अब तो मैं उस समय देखने नहीं गया हूँ, जो लिखा गया वही हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब मान लीजिए कि रजिया का जो है हत्या 1240 ईस्वी में, तो मैं थोड़ा ना देखने गया हूँ, यहाँ पर लिखा है, मैं बता रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मैं तो देखने नहीं गया, ना ही आप देखने गए हैं। सच में जो 1240 में हुआ था, या रजिया थी भी या नहीं, या ये सच लिखा है गलत लिखा हमें नहीं पता है, लिखा गया, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जो जिससे पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में आएगा वही जवाब देना है। वहाँ पर ये तो नहीं कहेंगे कि न्यूटन का नियम पूछेगा तो नहीं न्यूटन का नियम मैंने दिया या आपने दिया है, ये तो नहीं कहेंगे भाई, जो है वो पढ़ना है। तो ये भाई साहब जो है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, इस लाइन में दिया गया है या किताबों में दिया है, एनसीईआरटी से लेकर जो भी किताबें वहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग वो पढ़ते हैं। हम उस समय तो पता नहीं थे नहीं थे, और होंगे भी तो मरने के बाद, दोबारा जन्म होने के बाद कौन सा याद है, याद रहता तो बात ही कुछ और होती। तो नेचर प्रकृति नहीं चाहती है कि आप जो पीछे का याद रखें और आगे का जाने, यानी भविष्य में क्या होने वाला है आपको हमको किसी को नहीं पता। 2040 में क्या होगा, 2030 में होगा, कल क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा, आप मरेंगे मैं बनूंगा, किसी को नहीं पता। 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड में पता चला जाएगा कि आपकी कहानी खत्म। कब किसकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी कोई नहीं जानता, किसको कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। खड़ा खड़ा है, हार्ट अटैक किया, कहानी खत्म, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता, और भूतकाल या पीछे पूर्व जन्म में हम कहाँ थे, कौन थे, क्या हुआ था क्या नहीं, तो हमें पता नहीं, क्योंकि नेचर नहीं चाहती है। अगर नेचर चाहती तो हमें याद रहता है कि हाँ पिछले जन्म में हम कौन थे, कहाँ थे, माँ बाप कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, क्या करते थे, सब कुछ। और अगले जन्म का हमें जो है ना पता नहीं। तो दोनों जब पता नहीं है तो हमें जो है ये बता रही है प्रकृति कि आप वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। तो जो है तो टोपी सीकर जीता था कि क्या सीकर जीता था, कि उड़ाता था, क्या करता था, हमें नहीं पता। जो दिया गया आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और यही सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। वहाँ पर ये नहीं कहेंगे तो जाकर वहाँ पर जो है कहेंगे नहीं इसका जवाब ये नहीं होगा, तो सिर्फ आपके हमारे कहने से थोड़ा ना होगा। ये सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद जो था, ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और नासिरुद्दीन बलबन को जो है नासिरुद्दीन महमूद को जो है बलबन जो है क्या करता है कि इसको सुल्तान बनाया था। बलबन सुल्तान बनाया था, किसको हटाकर, तो अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से, सुल्तान पद से हटाकर। कब हटाया था, तो 1246 ईस्वी में बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा देता है और नासिरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बनाता है। और ये जो है नासिरुद्दीन महमूद ऐसे सुल्तान थे जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अब देखिए यहाँ पर बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। तो सवाल है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। तो सवाल फिर से है कि नासिरुद्दीन महमूद की शादी किसके पुत्री के साथ हुआ था, तो बलबन की पुत्री के साथ हुआ था। तो देखिए बलबन की पुत्री की जो शादी है नासिरुद्दीन महमूद के साथ हुआ था। तो सोचा बलबन जो है कि अगर मैं डायरेक्ट अगर मतलब सुल्तान पद की प्राप्ति करता हूँ तो जो है प्रजा या जो भी तुर्की अमीर है या जो भी है वो क्या करेंगे, मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने क्या किया कि उसने सोचा कि पहले जो है नासिरुद्दीन महमूद को जो मैं सुल्तान बना देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे बेटी का क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, तो ये मेरा ही आदमी है, इसको बना देता हूँ। और ये भी एक मतलब क्या है, ईमानदार है और टोपी सीकर देता है, इसको बना देता हूँ। बाद में जो है इसको हटाकर मैं खुद बन जाऊँगा। तो ये दिमाग लगाया था, यानी कि बढ़िया बलबन जो है दूरदृष्टि के साथ जो है काम किया था कि डायरेक्ट अगर बनूंगा तो तुर्की अमीर या जो भी जनता है हमें जो है उखाड़ कर बाहर कर देगी, यानी राजगद्दी से मुझे उठाकर बाहर फेंक देगी। तो इसलिए उसने चालाकी से जो है पहले जो है नासिरुद्दीन महमूद को बनाया, इसलिए बनाया ताकि लोग ये ना कह सके कि ये खुद बन गया, लोग ये समझे कि बना दिया है, ये खुद तो नहीं बना है ना। इसलिए यानी कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का उपयोग किया था दूरदृष्टि के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का नाम वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। तो सवाल है कि इसमें समझने वाला क्या है? कुछ नहीं है, ये फैक्ट है। पूछेगा बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था, ये फैक्ट है। बहाउद्दीन किसका नाम था? तो बलबन का था। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन किसका नाम था? वास्तविक नाम था तो बलबन का था या बलबन का नाम था। तो क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। वो जो है बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश भाई साहब किसके गुलाम थे? तो ये भाई साहब जो थे गुलाम थे आपके किसके? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के गुलाम थे बलबन साहब, बलबन जी थे। तो बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। सवाल है कि बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो बलबन था। चलिए दोनों तरफ से सवाल हो गया 360 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। तुर्कान चिहलगानी, तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ये चिहलगानी जो था इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। तुर्कान चिहलगानी सवाल पूछेगा कि किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ तो लिखा है कि तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तो सवाल ये है कि तुर्कान चिहलगानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान ए चिहलगानी, यानी कि 40 सरदारों का एक दल बनाया था। 40 जो है सरदारों का इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था, ठीक है। और उस दल को जो है क्या होता है कि बलबन क्या करता है कि विनाश कर देता है, उस दल को हटा देता है, उसको उस दल को समाप्त कर देता है। कौन? तो आपका बलबन तुर्कान चिहलगानी को, यानी 40 सरदारों का दल को समाप्त कर देता है। बनाया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का कौन था? तो ये गुलाम था बलबन। और बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम होने के बाद भी क्या करता है कि जब ये शासन करने आता है, राजगद्दी पर बैठता है, तो ये जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्कान चिहलगानी यानी 40 सरदारों का जो संगठन था, इसको समाप्त कर देता है, इसका विनाश कर देता है। कुछ सोचकर ही किया होगा, क्योंकि उस समय का जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्कान चिहलगानी जो दल था, उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद से तो बहुत सारे लोग बने हैं। इल्तुतमिश के बाद बहुत सारे जो है राजा बने हैं, शासक बने हैं। तो क्या हुआ कि धीरे-धीरे जो होता है ना कि जब एक व्यक्ति लंबे समय तक किसी भी पद या पद पर बैठ जाता है, तो उसके बारे में तो जानकारी होती ही है। साथ ही साथ लोग क्या होता है कि उनका जो दबदबा भी बढ़ते जाता है। जैसे नया कोई व्यक्ति आया किसी भी पद पर, तो उसका ना उतना दबदबा है, ना उसकी पहचान है, ना उसको लोग उतने जानते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, उसकी पहचान, उसका दबदबा, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और धीरे-धीरे क्या होता है कि वो षड्यंत्र करना शुरू करता है। तो यही सोचकर जो है बलबन ने क्या किया कि सोचा कि ये 40 दल जो है, इनका प्रभाव जो है धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर इनको समाप्त ना किया जाएगा, तो ये जो है आने वाले समय में मेरे लिए ही ये घातक सिद्ध होंगे। तो मेरे लिए घातक सिद्ध हो, इससे पहले ही इनको समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए बलबन ने इतनी दूरदर्शिता के साथ जो है काम करता था। तो इसने क्या किया कि उसके पहले ही कि ये लोग मेरे लिए घातक सिद्ध हो, इसने जो है तुर्कान चिहलगानी यानी 40 सरदारों का जो दल था, संगठन था, उसको समाप्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन जो है 1266 ईस्वी में क्या होता है कि गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो सवाल अब यहाँ पर कर लिया जाए कि बलबन जो है किस ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 1266 ईस्वी में। फिर से सवाल है कि बलबन 1266 ईस्वी में किस नाम से जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो गियासुद्दीन बलबन के नाम से। फिर से सवाल है कि बलबन जो है 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से किसकी गद्दी पर बैठा, यानी कहाँ की गद्दी पर बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सवाल है कि 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन बैठा। तो इस लाइन से इतने सारे सवाल 360 डिग्री हम लोग कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यानी कि मंगोल जो थे, मंगोल जब दिल्ली पर आक्रमण किए थे, तो उसकी रक्षा करने में क्या हुआ कि ये सफल रहा था। यानी कि मंगोल आक्रमण का जवाब दिया था, लड़ा था और सफलता प्राप्त की थी। तो मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा कौन? तो बलबन। तो सवाल है कि मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में कौन सफल रहा? तो बलबन सफल रहा या गियासुद्दीन बलबन सफल रहा, दोनों नाम इसी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है। पूछेगा कि सिरी नामक नया नगर किसने बसाया था, वहाँ पर ऑप्शन होगा इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद या रजिया सुल्तान। तो आपको पता होना चाहिए कि सिरी नामक नया नगर जो है बलबन ने बसाया था, तो आंसर आपका बलबन आंसर होगा। तो सिरी नामक नया नगर जो है बलबन ने बसाया था। सवाल फिर से है कि बलबन ने कौन सा नया नगर बसाया था, तो सिरी नामक, सिरी नामक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। राय दरबार में जो है सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा थी उसकी शुरुआत जो है बलबन ने की थी। तो सवाल है कि राय दरबार में सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने शुरू की थी, तो बलबन ने शुरू की थी। सवाल फिर से है कि बलबन ने राय दरबार में किस प्रथा की शुरुआत की थी, तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज यानी फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। बलबन जो क्या किया कि फारसी रीति रिवाज यानी फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो है नौरोज जो है उत्सव को प्रारंभ करवाया। यानी फारसी साल का पहला दिन होता है, तो फारसी ही रीति रिवाज पर जो है नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो सवाल है कि किसने जो है फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, तो आंसर आपका होगा बलबन ने। फिर से सवाल है कि बलबन ने किस रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, तो फारसी रीति रिवाज पर। फिर से सवाल है कि बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित क्या मतलब कौन सा उत्सव प्रारंभ करवाया, तो नौरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। फिर से सवाल है कि बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया मतलब क्यों करवाया, किस लिए करवाया, तो ये जो है फारसी साल का पहला दिन होता है, यानी फारसी साल का पहला दिन होता है, उसी को जो नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, मनाना प्रारंभ करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने जो विरोधियों के प्रति जो है बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। यानी कि इसके जो भी विरोधी थे ना, विरोधी, उनके प्रति जो है बलबन जो है कठोर नीति का पालन किया। तो कठोर नीति कौन सा था, तो लौह और रक्त की। ठीक है, तो सवाल है कि किसने जो है अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, तो बलबन ने किया था। फिर से सवाल है कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया, तो कठोर यानी कि लौह एवं रक्त की। सवाल फिर से है कि लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था, तो आपका जो है किसने किया था, तो बलबन ने किया था। लौह मतलब तलवार, रक्त मतलब खून, यानी कि तलवार से जो है खून बहा दिया जाए, यानी कि विरोधियों का सर काट दिया जाए, तो विरोधियों को समाप्त कर देता था, चाहे वो तुर्कान चिहलगानी हो, चाहे जो भी हो, तो चाहे जिस आधार पर हो, षड्यंत्र को हो करके हो, चाहे जैसे भी हो, ये जो अपने विरोधियों को क्या करता था, तो छोड़ता नहीं था, उसका सर्वनाश कर देता था, उसको मिटा देता था, उसको ख़त्म कर देता था बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। नासिरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को जो है उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। तो इसको समझेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने जो है नासिरुद्दीन महमूद किसको जो है नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खान की उपाधि प्रदान की, तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन को। किसने बलबन को प्रदान की थी। सवाल है कि बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो नासिरुद्दीन महमूद ने। फिर से सवाल है कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की थी, तो उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी। तो अब इसको समझते हैं। ये जो है उल्लू खां की उपाधि जो है, आपको लग रहा है कि बलबन राजा है तब मिला है, नहीं, ये बलबन राजा था तब नहीं मिला था, बल्कि जब नासिरुद्दीन महमूद यानी कि बलबन की जो पुत्री थी, बेटी थी, तो बलबन की ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नासिरुद्दीन महमूद से किया था, और इसी नासिरुद्दीन महमूद को जो है बलबन ने सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, सिंहासन पर बैठाया था। तो जब सिंहासन पर बैठाया था, तो इससे क्या हुआ कि खुश होकर जो है नासिरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। आप यहाँ पर ये मत समझिएगा
कि जब राजा बन गया बलबन, उसके बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है उसको उलुग खान के उपाधि प्रदान की थी, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि नासिरुद्दीन जब गद्दी पर था, उसको गद्दी पर कौन बैठाया था? तो यही बैठाया था बलबन, षड्यंत्र के द्वारा, ठीक है। तो इसको बैठाया था नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर, और ये नासिरुद्दीन तो महमूद क्या करता था? टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो इसको गद्दी पर बैठाने वाला कौन था? तो बलबन था। तो जब गद्दी पर इसको बैठाया नासिरुद्दीन महमूद को, तो भाई मान लीजिए किसी को भी आप गद्दी पर बैठाएंगे तो खुश होगा ही, तो आपको उपहार देगा ही। तो ये जो है इसको उपाधि दिया था गद्दी पर बैठने के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां को। उस समय जो है बलबन गद्दी पर नहीं था, समझ गए? तो ये याद रखिएगा, यही मेरा मकसद था समझाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। यानी कि बलबन जो है क्या करता था? आखेट, आखेट मतलब क्या होता है? कि शिकार होता है, शिकार, यानी कि आखेट मतलब शिकार। तो शिकार के बहाने क्या करता था? अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। यानी कि सेना को जो शिकार पर जाता था, और शिकार पर क्या करता था? लंबी दूरी तक शिकार, यानी कि दौड़िए, पूरा मेहनत कीजिए, इससे क्या होगा कि दुरुस्त रहेंगे। तो इसलिए जो है बलबन जो है आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को जो है लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। ऐसा नहीं कि बस युद्ध नहीं हो रहा है तो आप बैठे रहिए, सोए रहिए आराम से, नहीं। आपको जो है युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने शरीर को उस तरह से जो है ना, खाकर ऐसा नहीं बस खाइए पीजिए, युद्ध होगा तब देखा जाएगा, खाकर पेट निकालिए। युद्ध है तो दौड़ने की जगह दौड़ ही नहीं पाइएगा, लड़ने का लड़ ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए ये नहीं, ये पहले से ही जो है अपने सेना को जो है आखेट के बहाने न किसी बहाने जो है ना सेना को मतलब दुरुस्त रखता था, यानी कि एकदम फिट आपको होना चाहिए। चलिए, आखेट में क्या होता है कि जंगली जानवर होते थे, शिकार करना होता था। जैसे बाणों से आपको मारना है, निशाना लगाना है, चाहे आपको जो भाला है भाला से मार कर अति करना है, चाहे दौड़ कर जो चारों तरफ से घेरना है जानवर को, उसको पकड़ना है। तो इस तरह से चीज़ें मेहनत होती है। जानवर ऐसे थोड़े ना है कि बस आपको आप आइए, कहेगा कि हाँ आइए हम आपके मतलब पास आ रहे हैं, आप हमको पकड़ लीजिए। वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही, और आपको उसके पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है। समझ में आई बात यही है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, तो वो अपनी जान बचाएगा ही, भागेगा ही, आप उसके पीछे भागना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि दुरुस्त रहना पड़ेगा। तो दुरुस्त रखता था आखेट के बहाने, शिकार के बहाने। कौन? तो बलबन। सवाल कर लेते हैं, किसने जो है अपनी सेना को जो है आखेट के बहाने जो है मतलब दुरुस्त रखता था? तो बलबन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में जो है फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो थे। तो बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो सवाल है कि किसके दरबार में जो है फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे? तो बलबन के आंसर होगा बलबन के। चलिए फिर से सवाल है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे जो रहते थे? तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे जो रहते थे। फिर से सवाल है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके प्रसिद्ध कवि थे? तो फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, और किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शम्मुद्दीन कैमूर था, यानी कि इसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है। तो सवाल है कि इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। सवाल पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शम्मुद्दीन कैमूर था, शम्मुद्दीन कैमूर था। फिर से सवाल है कि शम्मुद्दीन कैमूर कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से जो है गुलाम वंश समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी इसका समय है, यानी कितने समय तक जो है आपके कितने साल तक खिलजी वंश शासन किया है? 10 साल इधर, अब 30 साल, यानी कि 30 साल ही ये शासन किया है। तो सवाल ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है और बीपीएससी में पूछा गया है। 71वीं या 70वीं या 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि मतलब दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैवदन और लोधी वंश, इन चारों वंश में सबसे ज़्यादा शासन जो है सबसे ज़्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया है?
तो आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा। खिलजी वंश 30 साल हो गया, अब गुलाम वंश का जो है देखना पड़ेगा कितने साल तक है, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। खिलजी वंश याद रखिए तब तक के लिए कि 30 साल तक ही ये शासन किया था। तो सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि सबसे अधिक शासन जो है दिल्ली सल्तनत में किस जो है किस वंश का शासन सबसे अधिक समय तक रहा है। तो खिलजी वंश 30 साल तक है। गुलाम वंश जो है आपका कब से है? गुलाम वंश जो है आपका 1206 से है, शायद 1206 से लेकर आपका कहाँ तक है ये, गयासुद्दीन बलबन तो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। तो ये शमसुद्दीन तैमूर जो है अंतिम जो है आपका क्या है, हाँ, तो 1200 गुलाम वंश खिलजी वंश यानी कि 1290 तक, यानी कि 1290 ईस्वी तक क्या था, तो आपका क्या था 1206 से, करीब करीब 1206 ही होगा। अब एग्जैक्ट जो डेट है वो मुझे याद नहीं कि गुलाम वंश 1206 से ही था या इसके पहले भी था या इसके बाद से था। तो इसको जो 1206 है कि कब है ये देखना पड़ेगा। यहाँ तो है आपका 1266 में आपका कौन बनता है, तो बलबन क्या बनता है, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर गुलाम वंश का अंतिम शासक देखना पड़ेगा कौन था, शमसुद्दीन तैमूर था, तो ये खत्म हो जाता है इसकी कहानी। तो खिलजी वंश उसके बाद बैठता है, तो खिलजी वंश 1290 यानी कि ये जो है आपका 90 से तक ये जो है यहाँ तक 1290 तक ये गुलाम वंश शासन किया था। 1290 के बाद जो है खिलजी वंश का शासन स्टार्ट होता है और ये 1320 तक रहता है, यानी 30 साल ये खिलजी वंश रहता है। और ये 1206 से अगर मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, यानी कि 10 तो आपका हो गया 80 साल और 4 84 साल, करीब करीब 84 साल जो है आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 20 30 40 50 60 70 80, यानी कि 10 साल 90 80 साल, करीब करीब 80 या 84 साल इसका होगा। 1290 इसका अंतिम गुलाम वंश 1290 तक था। उसके बाद जो है खिलजी वंश की कहानी शुरू होती है। चलिए हम लोग जो है इसको देख लेंगे बाद में कि सबसे जो अधिक समय तक दिल्ली पर किसने शासन किया है, और सबसे कम भी याद रखेंगे, पूछ देगा सबसे कम तक, मतलब सबसे अधिक शासन वाला तो पूछ दिया है, पूछ देगा सबसे कम शासन दिन तक शासन किसने किया है, तो इसको भी जो याद रखना होगा। तो चलिए जो हम लोग पढ़ते हैं अब खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो है 30 साल तक शासन किया है, 30 साल ये याद रखिएगा। आगे जो है गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, सबका जो हम लोग देखेंगे। और हम लोग बाद में मैं अंत में आपको जो है गुलाम वंश जब दिल्ली सल्तनत खत्म होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अधिक समय तक जो है किसने शासन किया था। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आपका, तो उसमें मिल जाएगा ये सवाल, किसी न किसी जो है ना प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। नहीं होगा तो आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिएगा, उसमें ये सवाल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्या होता है कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें जो है हम लोग जो है इसमें सवाल पढ़ते हैं। गुलाम वंश का शासन को समाप्त कर किसने जो है 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो पहला सवाल का आंसर हो गया। फिर से है कि दूसरा सवाल, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस ईस्वी में गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो किस ईस्वी में, तो 13 जून 1290 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर हो गया। अब फिर से देखते हैं कि 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, किस वंश को समाप्त करके, तो गुलाम वंश को समाप्त करके आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज खिलजी ने
अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो किलो खरी को बनाया। यानी कि फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो किलो खरी में बनाया। किलो या किलो 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 खरी को बनाया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। एक पेज पढ़ाने में 1 घंटा लगा। यानी कि मैं भी चाहता तो लाइन से कथा कहानी की तरफ पढ़ कर निकल जाता तो समाप्त हो जाता, लेकिन जो है कथा कहानी पढ़ने के लिए नहीं आया। कथा कहानी तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। छोटे बच्चे को अगर हिंदी जो है पढ़ने आता है तो वो भी पढ़ देगा कि बलबा ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ कराया। फिर आगे पढ़ेगा, अपने विरोधियों के प्रति बलबा ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। ये तो बच्चा भी जिसको पढ़ने आता है हिंदी वो भी पढ़ लेगा। तो ये मैं यहाँ पर कथा कहानी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, उस तरह से कथा बचने के लिए नहीं आया हूँ। आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाना, पहले पढ़ना, समझाना, उसके बाद से जो है डिस्कस करना, क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में बताना, डिस्कस करना, और वो चीज़ें जो इस किताब में नहीं दी गई है या इस लाइन जो है समझाना चाहता है तो उसको बताना जो है मेरा क्या है उद्देश्य है। मैं आपको उस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप जो समझ सकें। तो चलिए हम जो है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, एक ही पेज में पढ़ाने में 1 घंटा लग रहा है। अगर आप दूसरे यूट्यूब पर जो भी पढ़ाते हैं लूसेंट का, वो लोग जो है ना देखिएगा एक पेज, सिर्फ एक पेज जो है आप पढ़ाने में जो है बस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में बस निकल लेते हैं। मैं यहाँ पर निकलने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही टाइम पास करने के लिए आया हूँ। मैं आपको उस तरह से पढ़ाऊँगा जिस तरह से जो है बाकी लोग नहीं पढ़ाते हैं या बाकी यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है, और मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो लूसेंट के लिए पैसे भी लेते हैं, अपना जो है ना कोर्स बेचते हैं। 50 रुपये में, 90 रुपये में, 100 रुपये में कोर्स बेच रहे हैं। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, और इसी तरह से पढ़ाएंगे तो कोर्स बेचेंगे। नॉर्मल पढ़ा देंगे बस 55 रुपये दो, 100 रुपये दो, और बस पढ़ो, लूसेंट पढ़ो। और उनका काम है धंधा करना, उनका काम है क्या करना, तो आपका अपना बैच बेचना, कोर्स चलाना, पैसा कमाना। उनका कोई उद्देश्य नहीं है आपका रिजल्ट हो ना हो, आप भाड़ में जाए चाहे कहीं जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी अपना काम बनता, भाड़ में जनता। तो रही बात, मैं इसलिए ऐसे पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई शौक़ है टीचर बनने का। मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, आपको अपना दोस्त समझता हूँ। आप मुझे समझे ना समझे ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ। इसलिए मैं जो है एक अच्छे मित्र का, एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य होता है कि अपने जो भी है आप सही सलाह दीजिए, उसको सही गाइड कीजिए, सही तरीके से अगर पढ़ा रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ाइए, एकदम पूरा तोड़ कर। टाइम लगे ठीक है, लेकिन पढ़ाइए ऐसा कि हाँ, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास करने के लिए आए और कोर्स भेज दिए और निकल लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर कोर्स बेचने के नहीं आया हूँ, ना ही मैं मुझे टीचर बनने का शौक़ है, ना ही गुरु बनने का शौक़ है। क्योंकि प्राचीन काल में जो गुरु बनने की जो परंपरा थी, जिस तरह से गुरु बनाया जाता था, अगर आप जान जाएंगे ना तो आपको समझ मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा प्राचीन काल में किस तरह से बनाया जाता था गुरु। ऐसे नहीं कि बस कोई आया कुछ भी उठाया पढ़ लिया आया के पढ़ा दिया, नहीं। गुरु की एक परंपरा थी। महाभारत आप जब पढ़ेंगे या सुनेंगे देखेंगे तो उसमें जो है जब इनका 13 वर्ष का अज्ञातवास होता है पांडवों का, तो ये जो है ना विराटनगर में जाकर ये शरण लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ये विराटनगर की जो पुत्री थी उसको जो है अर्जुन क्या करते हैं तो डांस सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं। तो क्या होता है कि बाद में जब वो सब अज्ञातवास खत्म होता है उसके बाद जो जब उनको पता चलता है विराटनगर को कि ये तो भाई साहब पांडव थे, तो वो बोलते हैं कि आप मेरी बेटी से शादी कर लिए। तो वो बोलते हैं अर्जुन नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तो बोले क्यों? तो इसलिए क्योंकि मैं उसका गुरु हूँ, और एक गुरु अपनी बेटी जो है ना अपनी शिष्या से शादी नहीं कर सकता है। और आजकल के देख रहे हैं प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, लाइन मार रहे हैं, मतलब संबंध बना रहे हैं, उसी से शादी करना है। क्या ये गुरु है? ये गुरु है ही नहीं। गुरु जो है एक मैंने यूट्यूब पर देखा था, जो मतलब बहुत ही हाई लेवल का जो है ना मतलब बता रहा था उसमें कि किस तरह से जो है प्राचीन काल में गुरु बनाया जाता था, क्या क्या टेक्निक्स। मेरा तो पूरा यूट्यूब का वो पॉडकास्ट मैंने देखा था, वो पॉडकास्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता। आपका दिमाग हिल जाता भाई साहब, इतनी ज़्यादा। तो गुरु का मतलब ये होता है, गुरु का मतलब जो है ना पैसे कमाना नहीं होता था। गुरु का मतलब जो है ना जो योग्य पात्र है उसको जो है विद्या देना। आजकल की जो पढ़ाई है ना, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ आजकल की पढ़ाई के बारे में, और आजकल के टीचर हैं सिर्फ धंधा कर रहे हैं। ये उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। देख लीजिए बहुत बहुत सारे मैथ वाले हैं, ये उसको बोल रहा है कि तुम अच्छा नहीं पढ़ाता, तुम तुम्हारी औकात क्या, वो उसको बोल रहा है। ये सब
एसएससी का क्या हुआ आप ही देख ही सकते हैं, दिल्ली में गए तो धरना प्रदर्शन क्या हुआ। अभी जो एक टीचर है कोई सीटेट का पढ़ाता है, कोई एक लड़की है हिमांशी पता नहीं क्या है वो है, एक कोई सचिन करके है, सचिन कोई है पढ़ाता है यूट्यूब पर, ये बोल रहे हैं कि तुक्के से तू बन गई, वो बोल रही है, इसको बोल रही है, ये अपने में मतलब नौटंकी चल रहा है। ये सब नौटंकी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, बच्चों को जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को मूर्ख बनाया जाता है। ये सब कंट्रोवर्सी इसलिए किया जाता है ताकि यूट्यूब पर लोग जो है ना देख सके ये, और ये लोग जो है ना लाइमलाइट में रहे, न्यूज़ चैनल में रहे, हाईलाइट रहें, ठीक है, लोग जाने के हाँ ये व्यक्ति है, और इनके लोग यूट्यूब देखे, लोग इनको जो है ना क्या क्या इसने क्या बोला, उस टीचर ने क्या बोला, ये लोग देखे, बच्चे देखे, और जो है व्यूज बढ़े और उनकी कमाई हो, बस कमाई करने का जरिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही है, मैं किसी का जो है ना कमी नहीं, जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है ये लोग वही मैं बता रहा हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए, गुरु की ये सब है ही नहीं, एक गुरु दूसरे की निंदा करे ये है ही नहीं, ये पॉलिटिक्स पार्टी थोड़े ना है, वो पार्टी इसको बोल रहे वो पार्टी, ये राजनीति नहीं हो रहा, ये टीचर हैं भाई आप, ये उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, वो उसको देख रहा है औकात, ये उसकी मतलब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं पढ़ा सकते, मैं पढ़ाता, ये मतलब नौटंकी चल रहा है, सिर्फ कोर्स बेचा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरी कोई दिलचस्पी है, इसलिए मैं सबको अपना दोस्त समझता हूँ, क्योंकि टीचर और गुरु क्या होता है मैं समझता हूँ, इसलिए आजकल के टीचर को टीचर बोला जा रहा है, गुरु नहीं बोला जा रहा है, प्रोफेसर बोला है, गुरु नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि गुरु बनने की योग्यता ना जो है आजकल के लोगों में नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे टीचर और गुरु बनने की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि ये जो है ना यूँ ही नहीं दिया गया, गुरु बनिए और कुकर्म कीजिए तो उसका सज़ा जो है प्रकृति अच्छी तरह से देती है। तो मुझे जो है आपका दोस्त बनना पसंद है, मैं दोस्त ही बनना चाहता हूँ, जब नहीं भी पढ़ाता तभी से मैंने सोचा था कि मैं अगर पढ़ाऊँगा तो दोस्त बनकर पढ़ाऊँगा, टीचर मुझे बनने का कोई शौक़ नहीं है, और मुझे कोई टीचर बोले ये मुझे ये पसंद नहीं है, आप मुझे अपना दोस्त बोलिए, जैसे दोस्त से बात करें, चलना यार, क्या ये देना यार, कुछ भी पूछ लेते, कुछ भी मान करता है, चलना ऐसे ऐसे मुझे अपना समझिए, इस तरह से। टीचर कोर्स बेचते हैं, दोस्त नहीं बेचता है। लड़के की दोस्ती ऐसी होती है ना, लड़कियों की दोस्ती में लड़कों की दोस्ती में बहुत अंतर होती है, लड़कियों की दोस्ती होती है ना, मार्केट जाएगी तो 10 रुपया वो देगी, 10 रुपया, ऑटो से जाएगी तो तू 10 रुपये दे दे, लड़कों में आया चल रहे हैं मेरे पास दे देता हूँ यार, तू दे दिए, ऐसे होता है, तो एक एक चीज़ का हिसाब जोड़ती है कि मेरे इतने हुए सब। लड़कियों की दोस्ती है, कोई मारपीट हुआ तो नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तू जा, लड़के क्या क्या हुआ, मारपीट हुआ, अबे आ रहा हूँ मैं, सबको सब चले जाते हैं। लड़की की दोस्ती मतलब होती है, लड़कियों की दोस्ती में सिर्फ होता है, जैसे दो बहन भी होती है ना, दो बहन, दोनों बहन में जलन होती है, दोनों बहन की शादी एक ही घर में तब भी जलन होगी, वो एक साथ नहीं रह पाएगी, बहुत सारी कहानियाँ हैं। दो बहन का शादी जो है दो भाइयों से हुआ है, एक ही घर में हुआ है, एक ही परिवार में हुआ है, ये दोनों बहन उस घर में गई है, दोनों भाई से हुई है, लेकिन फिर भी आपस में अलग है, क्यों, जलन, उसका ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है। घर में दो बहन हो ना, अगर बड़ी बहन का ज़्यादा हो तो छोटी बहन क्यों हो रहा है, या छोटी बहन का ज़्यादा बड़ी बहन क्यों उसको ज़्यादा मिल रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे क्यों, मेरे घर में भी होता है, गाँव में भी है, पूरा देख रहा हूँ चारों तरफ हो रहा है, ठीक है। लड़कों में ये नहीं, चल कोई बात नहीं है, भाई है, हो रहा था हो ना रे, अरे चल ना दोस्त है यार, हाँ चला रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, तो मरने जा रहा है, ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ मरने, लड़के कहाँ जा रहे, तो मरना मरना, ठीक है तू ही जा, मैं नहीं जाऊँगा। तो लड़के और लड़कियों की दोस्ती में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये टीचर जो है, मैं इसलिए मुझे टीचर बनने का शौक़ नहीं है, टीचर भी पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है, मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्त रहने दीजिए और अपना दोस्त समझिए। तो समझ चलिए, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ इन सब बातों के लिए, मुझे शायद इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है ना इस तरह से करनी पड़ती है ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या चल रहा है क्या रहा है। मैं इसलिए फ्री में पढ़ाऊँगा, कभी भी हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, इसलिए ताकि इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है फ्री में पढ़ाने का, कोर्स ना बेचने का। मैं 1 रुपये में भी कोर्स नहीं बेचूँगा, 1 रुपये में भी नहीं। लोग बेचते हैं ना 1 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं 1 भी रुपया नहीं लूँगा, 1 रुपये में कोर्स नहीं बेचूँगा, ना ही मैं किसी, मेरा कोई एप्लीकेशन आएगा, ना ही कभी मैं उस एप्लीकेशन पर पढ़ाऊँगा, आइए मेरी एप्लीकेशन पढ़िए, मेरा कोर्स कर दिया, नहीं, 1 रुपये मैंने फ्री पढ़ना है, फ्री पढ़िए, मैं पढ़ाऊँगा। हाँ, मेरे पास अभी जो है जो संसाधन बड़े-बड़े आपके टीचरों के पास है, बड़े-बड़े यूट्यूबर के पास है, बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों के पास, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। मेरे पास नॉर्मल एक मोबाइल है, उसी से जैसे-तैसे करके पढ़ा रहा हूँ। बस वो संसाधन की कमी है, बस संसाधन हो जाए, बस उसके बाद देखिएगा मैं उस लेवल पे पढ़ाऊँगा जिस लेवल के बड़े-बड़े कोचिंग में लाख, 1.5 लाख में कोर्स बेचे जाते हैं। उस तरह से पढ़ाऊँगा, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। मुझे किसी टीचर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि टीचर और गुरु का क्या महत्व है
आजकल के टीचरों प्रोफेसर को नहीं पता है, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, सब उसी में पढ़ाते हैं, उसी में लड़के लाइनबाजी करते हैं, लड़की का संबंध बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं साहब। ये सब गुरु छोड़े ना, ये सब गुरु नहीं है। और आज एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है, जानना चाहते हैं विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? प्राचीन काल में जो पढ़ाई जाती थी ना, वो विद्या थी। प्राचीन काल में विद्या दी जाती थी, और आजकल जो दी जा रही है वो शिक्षा है, शिक्षा। हम सिर्फ शिक्षित हो रहे हैं, हमारे देश की साक्षरता बढ़ रही है, जैसे राज्यों की साक्षरता बढ़ रही है ना, कि ये राज्य इतनी साक्षरता है, केरल जो है इतना साक्षरता, केरल में इतने लोग साक्षर हैं, केरल की लिटरेसी इतनी है, करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, बिहार की लिटरेसी इतनी है, यानी कि नीचे से निचले पैदान पे है, नीचे से है 1 नंबर, केरल ऊपर से 1 नंबर है। लिटरेसी में साक्षरता बढ़ रही है, हम साक्षर हो रहे हैं, हमारी लिटरेसी बढ़ रही है, हम शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, ठीक है। तो आजकल जो दी जा रही है ना, शिक्षित, शिक्षा लीजिए बस। शिक्षा किस लिए? तब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब बनना है, किस लिए? तो पैसे कमाना है, पैसे, एसएससी, रेलवे तेलवे सब पैसे कमाने के लिए सिर्फ शिक्षा दी जा रही है। प्राचीन काल में विद्या दी जाती, विद्या, विद्या धनुर्वेद, यानी मंत्र शक्ति के द्वारा अस्त्रों को प्रकट करना, धनुर्वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद। भगवान कृष्ण 64 प्रकार के विद्या को अर्जित किए थे, 64 प्रकार के विद्या को, समझ गए? तो प्राचीन काल में विद्या दी जाती थी, वो विद्यार्थी थे, हम लोग आज शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं। जैसे शिक्षा ले रहे हैं उसके बाद नौकरी हो जा रही है, शादी हो जा रही है, बस अपनी पत्नी और मैं, माँ बाप गए भाड़ में। बहुत ही कम लोग हैं जो माँ बाप को जो है ना देख रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, नहीं तो अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं। आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, फिल्मों में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, सुनते ही हैं, आश्रम में लोगों को भेजे जा रहे हैं माँ बाप को। 2 भाई या 3 भाई सब अपने अपने में लग रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, मैं अपना कमाऊँगा, अपना देखूँगा बस। तो शिक्षित हो रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। देख ही लीजिए अपने आसपास, आज देख ही रहे, समाज में देखिए, शहरों गांव हर जगह इन्हें चला। प्राचीन काल में लोग या पहले के समय में लोग जो है ना अनपढ़ थे, फिर भी पूरा परिवार एक साथ रहता था, परिवार में एकजुटता थी, नैतिकता थी, प्यार था, प्रेम था, आदर था, सत्कार था, भाईचारा था। आज तो किसी को कोई सुने, हम किसी से कम थोड़े ना। तो क्या है ये साक्षरता, ये शिक्षा क्या है? ये प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, कुछ किसी का कोई, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, दूरी बनती जा रही है, नैतिकता खत्म हो जा रही है, सिर्फ अपने से मतलब है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बाकी लोग है तेल लेने, ठीक है। तो क्या कीजिएगा इस शिक्षा का, इस साक्षरता के क्या? जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उतने ज़्यादा करप्शन, उतने ज़्यादा करप्शन है, उतनी ज़्यादा बर्बादी है। ये जो ईरान ईरान का अमेरिका का युद्ध हो रहा है, ये कौन लगे? अनपढ़ लोग हैं क्या अमेरिका के? पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, हमारे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, कौन लोग हैं? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार, कौन लगते ये लोग? कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग थे। पूरी दुनिया का तहस नहस, सिर्फ मतलब बर्बाद। जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे, पैसा होगा, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा ही, लड़ाई होगा ही, दिमाग खराब होगा ही, पैसे आने के बाद दिमाग खराब होता ही है, घमंड आती है। उस समय त्रेता युग में रामायण रामायण हुआ था, उस समय रावण बहुत बड़ा विद्वान था, जब उसको हो गया था आप हम कौन है? महाभारत में उस समय के लोग, द्वापर युग में, उस समय जब लोगों को घमंड हो गया, अहंकार हो गया, तो आजकल के लोग क्या आता है? तो कलयुग है, कलयुग का पूरा प्रभाव है। आज के लोग घमंड नहीं होगा, कोई बोलता है घमंड नहीं है, घमंड है। तो इतिहास जो प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी है वो सिखाती है, और नेचर को घमंड पसंद नहीं है। और युद्ध क्यों हो रहा है? पैसा होगा तो युद्ध होगा ही है भाई, कहीं ना कहीं से तो पैसा तो खत्म खपत होना चाहिए। अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए एक देश को दूसरे देश को लड़ाता है, मारता है, खत्म करता है, लड़ता है, युद्ध लड़ता है, दूसरे देशों में जा जाकर लड़ता है। अभी पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है। ईरान पर जो लड़ाई चल रही है, आज 72 या 76 दिन करीब करीब हो गया, और ये आगे चलेगा, खत्म होने वाला नहीं है, बहुत लंबा चलेगा युद्ध। 4 साल हो गए रूस और यूक्रेन का युद्ध होते हुए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालत खराब है पूरी दुनिया का, आने वाला समय और भी खराब होने वाला है। तो कौन लोग करा रहे हैं पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था? सरकार आकर बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि तेल कम जो है इस्तेमाल कीजिए, मतलब यात्रा कम कीजिए, पेट्रोल डीजल बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप। बहुत जगह जो है
पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, अभी और भी बढ़ेगा। अगर यही ऐसे स्थिति ऐसी रही तो और भी बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का दाम, क्राइसिस आएगा ही। दुनिया जिस रास्ते पर भी चल रही है, समझ रहे क्या होगा? तो कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग ही तो कर रहे हैं, अनपढ़ गौर तो नहीं गया है। अमेरिका में तो, अमेरिका का राष्ट्रपति अनपढ़ तो नहीं है। वहाँ का जितने सीईओ तीओ सब है, बड़े बड़े, बाप रे, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ तीओ सब है, पूरी अमेरिका लगी है। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो है नहीं। पूरी दुनिया का, यूरोप का अर्थव्यवस्था, एशिया का तबाह, जापान से लेकर पूरा तबाह, स्थिति खराब है। गैस महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा, 3 रुपये बढ़ गया कुछ पैसा, और आगे और भी बढ़ेगा। डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो और भी चीज़ें महंगी हो गई, क्योंकि जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह आती है जाती है, तब माल भाड़ा तो बढ़ेगा ही। तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगा, फूटेगा, तो यही होगा। तो चलिए, तो ये सारी बातें मैंने कहा, इसके लिए सॉरी, और शायद नहीं करना चाहिए, या इस तरह से बातें करना जरूरी होता है इसलिए कि जो है ना सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे आपको जो है अधिकारी क्यों बनाया जाएगा, आपसे सवाल है कि मैं आपको डीएम क्यों बनाऊं, जिला अधिकारी क्यों बनाऊं, और या आप जिला अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा क्यों बनना चाहते हैं, और क्यों क्यों बनाया जाए आपको डीएम या जिला अधिकारी, बताइए, कुछ क्वालिटी तो बताइए अपनी। ऐसे थोड़ा ना कि जिला अधिकारी बना दिया, नहीं, इसके पीछे कारण होता है। और इंटरव्यू का तैयारी जो है ना, कोई कोई भी तैयारी नहीं करवाता है। इंटरव्यू की तैयारी तब से होती है जब से आप तैयारी करना शुरू करते हैं, जब से आप पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो। जब तैयारी शुरू करते हैं वहीं से आपकी शुरू हो जाती है इंटरव्यू। यानी कि जो हिस्ट्री आपने पढ़ा है, जो भी ज्योग्राफी पढ़ा है, जो भी पॉलिटी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, एथिक्स पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, समाजशास्त्र से लेकर आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा है यूपीएससी के में जब तैयारी करते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, और आप जो कला संस्कृति से लेकर सब कुछ, तो आप जो है क्या है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, तो उस समाज पर आपकी किस तरह से नज़र है, समाज में क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ, इलेक्शन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सड़क से लेकर उद्योग व्यापार, सब कुछ, समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है सब पर आपकी नज़र है कि नहीं। और प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई है उन सबसे आपको रिलेट करना पड़ता है, हर सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ता है। इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी है, ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव आपके समाज पर क्या हो रहा है। मान लीजिए कि अगर बोल रहे कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा। मान लीजिए सूखा पड़ जाए, तो किसी भी ज़िले में या किसी भी राज्य में सूखा पड़ जाए तो समझ रहे क्या होगा, खेती वहाँ की क्या होगी, चौपट होगी। खेती चौपट होगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो लोग हैं वो तो प्रभावित होंगे ना। जब मान लीजिए अन्न या फसल होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो उनको तो जिंदा रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, किसी और राज्य से या दूसरे देश से अन्न की सप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका डॉलर जो भी है, आपके जो सिस्टम है, वो सब कुछ प्रभावित होगा। अब दूसरे देश से जो भी खरीदेंगे तो रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, जिस देश से भी खरीदे, तो वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन होगा, काम आएगा, कहाँ से क्या लेना है, किस तरह से लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो कोई भी डीएम या अधिकारी यूँ ही नहीं बनता है, उसको जो है एक एक सब्जेक्ट से, एक एक चीज़ से जोड़ना सीखना पड़ता है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से, हर सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटी भी होता है, इकोनॉमी भी होता है, साइंस भी होता है। जितने भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जो भी कर रहा है, सब साइंस में आ गया। ज्योग्राफी में बारिश हुई, सूखा पड़ा, या ज़मीन में फसल हो रहा है, नहीं हो रहा है, चावल दाल से लेकर सारी फसलें हो गए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हो गया, नदी प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, वृक्ष कट रहे हैं कि लग रहे हैं, बारिश क्यों नहीं रहा है, मौसम क्यों बदल रहा है, सारी चीज़ें हो गया। पॉलिटिकल आप लीजिए, यानी हमारे देश का संविधान क्या है, उसके बाद हमारे देश में सिस्टम किस तरह से काम करता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपका जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, ये सारी चीज़ें हैं। इतिहास में पीछे क्या क्या हुआ है, किस तरह से युद्ध हुआ है, किस तरह से राजा महाराजा, किस तरह से चीज़ें हुई है, मंदिर से लेकर स्थापत्य कला, नृत्य से लेकर आपको संगीत, सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। इकोनॉमी में भी जो है, जीडीपी गिर रही है, बढ़ रही है, क्या मतलब कैसे आपको देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या उद्योग, परिवहन, सारी चीज़ें, सड़कों का विकास कैसे किया जा सकता है, रोड परिवहन, सारी चीज़ें, स्वास्थ्य से लेकर सारी चीज़ें, तो सब कुछ जोड़ा जाता है। भाषाएं, संस्कृति, सब कुछ।
तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको रिलेट करना आना चाहिए। और ये जो है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से जो है ये कहानी शुरू होती है। और एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट है। इस दुनिया का हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे आप हैं यहाँ पर, आप मान लीजिए आप किसी भी गाँव में हैं या शहर में कहीं भी है, तो आपको ये लगता है कि सिर्फ आप खुद से जुड़े हैं या अपने परिवार से जुड़े, नहीं। आप अपने परिवार से जुड़े हैं, आपका परिवार आपके आस-पास से जुड़ा है, आपके आस-पास दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरा जुड़ा है। इस तरह से पूरी दुनिया एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया। किसी को लगता है ऐसा नहीं है, तो है। आप जो जूता पहनते हैं कहाँ से आता है? जोड़िए ना, कौन बनाता है, कैसे आता है, किस कंपनी में बनता है, किस कंपनी में काम करने वाले लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? वहाँ पर जो भी सामान आता है, चमड़ा है चाहे जो भी है, कहाँ से आता है? उसको चलाने वाले लोग कौन है? वो जो उद्योग है या जो भी मिल है, फैक्ट्री है, किस पर चलता है? कोयला पर चलता है। कोयला कहाँ से आता है? कोयला में काम करने वाले लोग कौन है? किस तरह से आता है? ट्रक से आता है, ट्रेन से आता है, किस चीज़ से कोयला आता है? या डीजल से चलता है, यूरेनियम से, किस चीज़ से चलता है कोयला को? या आपका उद्योग जो है किससे चलता है? या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस राज्य में बनता है? ठीक है, आपके पास खाने की चीज़ें कहाँ से आती है? आप ट्रैवल करते हैं, पढ़ने जाते हैं, किताबें, कॉपी, पेन, कपड़े, दवाइयाँ सब। तो एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप जो बाइक पे चढ़ते हैं, कार पे चढ़ते हैं, कहाँ बनते हैं, किस देश में बनती है, भारत में चलती है कि दूसरे देश में बनती है, कौन बनाता है, कहाँ के लोग बनाते हैं, कौन-कौन काम करता है, वो जो भी पार्ट पुर्जे कहाँ से आते हैं, या उसमें जो भी गाड़ी आपके पास है कैसे आई, किसके थ्रू से आई, कितना कहाँ-कहाँ आया गाड़ी, किस तरह से मिला, कैसे आया, पैसा आपके पास आया कैसे? तो ये सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल आप डालते हैं, कहाँ से डाले हैं, पेट्रोल कहाँ से आया है, कौन डाल रहा है, कहाँ डाल रहा है, एक-एक चीज़ एक-एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और इस दुनिया के एक-एक व्यक्ति की सफलता जो ना, इस पूरी दुनिया से, अगर मैं सफल ना हूँ तो उसके पीछे सिर्फ मेरा ही प्रयास नहीं है, इसमें पूरी दुनिया का प्रयास है। लोग बोलते हैं कि मेरे माँ-बाप के वजह से सफल हुआ, नहीं, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। अगर सफल होता हूँ तो उसके पीछे पूरी दुनिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, नेट है, इंटरनेट है, बैंकिंग है, पैसा है, जो भी लगा है, चाहे मोबाइल बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है, किसके थ्रू आया है, कहीं से खरीदा है, सारी चीज़ें काम कर रही है, आपके थ्रू पहुँच रहा है। तो ये सारे लोग बनाने वाले आपके जुड़े हैं। तो सफलता में आपकी या मेरी, मैं सफलता को इस रूप में देखता हूँ कि मेरी सफलता में एक सब्जी बेचने वाले का भी सहयोग है। एक जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, ऑटो चलाता है, ट्रेन चलाता है, पेट्रोल पंप तेल डालता है, या रोड बनाता है, सड़क बनाता है, स्कूल बनाता है, कोई भी काम है इस देश का, हर व्यक्ति के सहयोग से मैं बना हूँ और मेरी सफलता हुई है। तो मेरी सफलता में पूरी दुनिया काम करती है। आप सफल होते हैं तो सिर्फ आप काम नहीं करते हैं, पूरी ब्रह्मांड काम करता है आपकी सफलता में। ठीक है, तो सबका सहयोग होता है, तभी आप इस दुनिया में चल रहे हैं, जी रहे हैं। डॉक्टर हैं, आपको तबीयत खराब हुई, दवा, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें जोड़िए ना, एक एक चीज़ को रिलेट कीजिए, पता चलेगा कि हाँ भाई, हर एक पीछे कुछ न कुछ कारण है और आपकी सफलता है। लोग बोल देते हैं कि मेरे माँ बाप ने, मैंने मेहनत किया, हाँ मेहनत आपने किया है, बाकी लोगों को हटा दिया तो क्या आप हो पाएंगे? आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पैदल जाते हैं ना, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं, कौन बनाया? जो बनाया उसका सहयोग है कि नहीं? कि ऐसे बस बस नंगा-पन्गा चले जाते हैं? जिस रास्ते से जाते हैं तो सड़क कौन बनाया है? कि गड्ढा है सड़क में, गाड़ी से जाते हैं, कोई चला तो रहा है ना, तो सहयोग किया ना जाने में। डीजल पेट्रोल उस गाड़ी में डाला गया, वहाँ तक पहुँचे। सेंटर जो एग्ज़ाम ले रहा है वहाँ पर भी तो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उसको सीसीटीवी कैमरे जाँच करने वाले, आपका आईडी देखने वाले, आपको कॉपी देने वाले, उसका पेपर जो है सॉल्व करने वाले, जाँचने वाले, पेपर बनाने वाले, सारी व्यवस्था काम करती है। तो आपकी सफलता में सिर्फ आपका सहयोग नहीं होता है, दुनिया सिर्फ अपनी से सोचती है, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये देखता हूँ मेरी सफलता में एक-एक व्यक्ति का सहयोग है, अगर आप सफल हैं तो, नहीं है तब भी। सफलता का मायने ये थोड़ा ना है कि आप यूपीएससी कर रहे हैं, सफल हो गए तो आप सफल है, नहीं हुए तो नहीं हुए। नहीं, आप जी रहे हैं ना, साँस ले रहे हैं, इसमें पूरे ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड में सारी चीज़ों का सहयोग है, तभी आप सफल हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकते। हटा दिया किसी को तो कहानी खत्म हो जाएगी। सिर्फ ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, आपकी कहानी खत्म। अग्नि को हटा दिया जाए, जल को हटा दिया जाए, आकाश को हटा दिया जाए, पृथ्वी को हटा दिया जाए, तो आपके माँ बाप को हटा दिया जाए, यानी माँ बाप को हटा दिया तो क्या, यानी कि आपके माँ बाप को पहले ही हटा दिया जाए तो आपके माँ बाप ही नहीं होंगे तो जन्म आपका कहाँ से होगा? अगर मैं नहीं रहूँगा, अगर मान लीजिए आप मर गए या कोई भी व्यक्ति मर गया, उसकी शादी नहीं हुई है, किसी से वो संपर्क नहीं आया, तो उसका बेटा कहाँ से होगा? ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें, चलिए
तो आपकी सफलता में पूरे ब्रह्मांड का सहयोग है। पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का। मैं जो भी हूँ पूरे ब्रह्मांड की वजह से, और ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, जूता पॉलिश करने वाला है, जूता बनाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, ठीक है, सबका सहयोग है, सबका। मजदूरी करने वाला है, चाहे कोई भी हो, सबका सहयोग है। इसलिए धौंस मत दिखाइए। बहुत सारे लोग बनने के बाद धौंस दिखाए, मैं ये हूँ वो हूँ। आप जो है उसके पीछे सारे लोगों का काम है, इसे धौंस मत दीजिए, दिखाइए। वर्दी का, अपने पद का जो धौंस दिखा रहे हैं ना, ये दुनिया के सारे लोग, ये घमंड अहंकार है। तुम जो धौंस दिखा रहे हो, तुम जो ये नौटंकी कर रहे हो ना, चाहे चाहे पॉलिटिकल पार्टी में जो भी हो, नेता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसान भी हो, चाहे पढ़ाने वाला हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति के लाइफ में सहयोग है। हर व्यक्ति के सहयोग से ही हर व्यक्ति सफल है। चाहे सब्जी बेचने वाला जो कमा रहा है वो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति के लाइफ में हर व्यक्ति का सहयोग तभी है। तो इसलिए धौंस मत दिखाइए किसी को भी। हम मुझे पता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है। आपको बोल दिया जाए कि आप सफल होकर दिखाइए, बाकी चीज़ों को हटा दिया तो आपकी औकात ही नहीं है, चाहे मेरी, चाहे आपकी, या किसी की भी नहीं है। तो सबकी है। इसलिए धौंस नहीं, घमंड नहीं, अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, ठीक है। इस दुनिया में स्वामी विवेकानंद भी थे, इस दुनिया में भगत सिंह भी थे, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। इसलिए कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे रावण था, किसके बल पर कूद रहा था? भगवान को अति किया, भगवान ने बल दे दिए। राक्षस क्या होते थे? भगवान की तपस्या करते थे, भगवान से वरदान प्राप्त करते थे, और उसको भगवान पर ही दिखाते थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं। यार किसके बल पर कूद रहे हो यार? जिसके बल पर कूद रहे वो ले लेगा तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी पद पर, किसी भी पद पर जाइए या कोई भी जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए, एकदम शांत रहिए। कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए बताया ताकि जो रिलेट कर सके, ये सारी चीज़ें होती है, और इंटरव्यू में भी इस तरह से चीज़ें होती है। और आप जो है इंटरव्यू जो है अभी से ही जब पढ़ना शुरू करते हैं तभी से शुरू कीजिए, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि हम मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि यूपीएससी में मैं तो करता ही नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है? ठीक है, नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जो इस तरह से चीज़ें जो जानना जरूरी है। समाज कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त को बहुत सारी बातें हो गई, और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ इस लंबी बातचीत के लिए। और हो सकता है आप लोग नाराज़ में होंगे कि इतनी सारी बातें करना है, क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी बातें नहीं सुनना चाहते हो तो मैंने जहाँ तक पढ़ाया ये, ठीक है, खिलजी वंश तक पढ़ा दिया, बस इतना ही सुनिएगा, इसके आगे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आप जो है ना, मतलब छोड़ दीजिएगा, मत सुनिएगा अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता, परिवार, अपने समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। लाइफ में हमेशा सफल बनिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। घमंड मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए। सबके कल्याण की बारे में सोचिए, सबका कल्याण हो, क्योंकि मरने यहाँ पर सब कोई मरेगा, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। तो मरने के बाद आज तक कोई लेकर नहीं गया है। प्रकृति देखिए कितनी मतलब समझदार है कि मरने के बाद किसी को लेकर नहीं जाना है। अगर लेकर जाना होता ना तो पता नहीं दुनिया समाप्त हो गई होती। मरने के बाद लेकर जाना होता, दुनिया समाप्त हो गई होती। मरने के बाद जो लेकर नहीं जाना है, तब इतना मारामारी हुआ, पूरा लूट खसोट बची है। ये घोटाला, वो घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, तो पता नहीं क्या क्या घोटाला होता रहा है। जो आ रहा है लूट रहा है, घोटाला कर रहा है। पुल पर पुल गिर रहे हैं, बहुत सारे पुल गिरे हुए हैं। एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरा का पूरा लूट लूट मचा हुआ है। पता नहीं, मेरी समझ में है कि मरने के बाद लेकर जाना होता तो पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, समाप्त कर देते हैं। भाई मुझे मरने के बाद ले जाना है, भाई लूट लो, जितना ढोना, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसे, जमीन, सब उठा कर ले चलना है। भाई दुनिया खत्म हो जाती है। देखिए प्रकृति मतलब सोच कैसी है कि पहला तो एक पेट बनाया, अगर भूख नहीं लगती तो कोई काम ही नहीं करता, दुनिया में कोई काम ही नहीं, ये सब होता ही नहीं। दूसरा, मरने के बाद लेकर जाना ही नहीं है। लेकर जाना होता तो दुनिया समाप्त हो जाती। समझ रहे हैं ना? लेकर नहीं जाना है, तब इतना मारा मारी है, इतना लूट खसोट है।
पूरा लूट लो, जो भी आ रहा है पद पर लूट लो, मुखिया आ रहा है, सरपंच आ रहा है, वार्ड आ रहा है, जिला परिषद आ रहा है, विधायक आ रहा है, सांसद आ रहा है, जो भी आ रहा है लूट, पूरा लूट लो भाई, लूट लो। प्रशासन में जो भी आ रहा है लूट रहा है, जहाँ जो भी काम करवा रहा है बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, लूट लो। जनता के तेल लेना, लूटो, पूरा लूटो। लूटने के बाद लेकर जाना होता तो पता नहीं क्या करते ये लोग, समाप्त कर, दुनिया समाप्त हो जाती। जितने भी अमीर होते वो तो पता ही साफ कर देते, गरीबों को तो कहानी खत्म हो जाती, दुनिया कभी खत्म हो जाती। भगवान देखिए, प्रकृति को देखिए, भगवान को देखिए, भगवान को पता है कि भाई लूट कर ले जाना हो तो सब खत्म कर देंगे ये लोग, तो इसलिए लूट कर ले जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है, जो है यहीं पर रह जाएगा, तो इसलिए लूटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर आप में ताकत है, साहस है, क्षमता है तो ईमानदारी से कमाइए ना, कौन किसने रोका है? 1 लाख करोड़ कमाइए एक दिन में, या 100 लाख करोड़ कमाइए, कौन रोका है? ईमानदारी से कमाइए ना, किसी का हक मारकर, किसी का चोरी करके, घोटाला करके मत मारिए। राशन आ रहा है 50 किलो, मिलता है 40 किलो, घोटाला ही घोटाला, हर जगह घोटालेबाजी है। तो लूट कर मत 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 जो है ना, ये सब लूटने वाले काम मत कीजिए, क्योंकि मैंने ये नहीं सीखा है। एक सवाल है मेरा, कि सवाल पूछा जाता है कि यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं कि जो भी लड़के हैं बोलते हैं आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं, या आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ना कि मुझे जो है ना विकास करना है, समाज का विकास करना है, मैं समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, समाज का कल्याण करना चाहता हूँ, समाज का विकास करना चाहता हूँ। ये जो है ना, ये जो लाइन बोला जाता है, मैंने जो बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यू देने वाले टॉपर, बहुत सारे कोचिंगों में लड़कों को देखा है, वो बोलते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे भी पूछा था कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो वो लोग ये भी यही सवाल का जवाब दिया था, मैं विकास करना चाहता हूँ, समाज को बदलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। प्योर झूठ बोला जाता है, प्योर झूठ, प्योर झूठ बोला जाता है, 1 नंबर झूठ बोला जाता है। समाज का विकास करने आया है, तुम समाज का विकास करो, तुम्हारी औकात है, हैं? प्योर झूठ बोलते हैं सारे के सारे, आज तक जितने भी टॉपर हुए हैं यूपीएससी के, चाहे जितने जितने भी तैयारी करते हैं ना, सबको सब झूठ बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। इसका जवाब क्या होगा मैं आपको दे सकता हूँ, इसका जवाब मैंने अपने दोस्तों को भी दिया था, उनका दिमाग हिल गया था, क्योंकि इस तरह के जवाब वही दे सकता है जिसका कैरेक्टर उस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसका जवाब जो है आप बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं आईएएस, या एसएससी बनना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आईटीआई किए हुए है, चाहे लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो एसएससी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, पहले ये बताइए। आईएएस में जाना चाहते हैं, बीपीएससी में जाना चाहते हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, क्यों, वाई? सवाल खुद से पूछिए, क्यों बनना चाहते हैं आप? ये मैंने पूछा है आईएएस का तैयारी करने वाले लड़कों से, क्यों बनना चाहते हैं आईएएस? सबने एक ही जवाब दिया कि मैं समाज का विकास करना चाहता, समाज का जो है ना सुधारना चाहता हूँ। जी एकदम झूठ बोला जाता है, प्रॉपर झूठ बोला जाता है, प्योर झूठ बोला जाता है, प्योर मूर्ख बनाया जाता है, प्योर मूर्ख बनाया जाता है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, मैंने बहुत सारे आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों से पूछा था, किसी के भी पास नहीं था। उस सवाल का जवाब मैंने उन्हें दिया था, उनका दिमाग हिल गया था, और मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, दूंगा, लेकिन अगले एपिसोड में दूंगा, अगले टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें दूंगा इस सवाल का जवाब। तब तक आप सोचिए इस सवाल का जवाब क्या होगा, सोचिए। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो, अगर मान लीजिए आप कोई भी है, अगर आगे चलकर जो है आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, या रेलवे से किसी भी चीज़ में हो गया, मतलब ऐसे जॉब जहाँ मतलब जो आप पढ़ भी सकते हैं, उस जॉब में होते हुए भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, आईएएस बने भी हैं जॉब में रहते हुए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी। मान लीजिए आप किसी भी जॉब में होगा, चाहे टीचर होगा, कुछ भी होगा, उसके बाद जो आप तैयारी करना शुरू किए यूपीएससी का, चाहे जो भी स्टेट लेवल का जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसका, तो आपसे सवाल ये है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, चाहे जो भी है पीसीएस मतलब जो भी अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, बीडीओ बने, एसडीओ बने, एसडीएम बने, चाहे एसपी बने, जो भी बने, डीसीपी बने, जो भी बने, आप जो भी बने, क्यों बनना चाहते हैं? सवाल पूछिए अपने आप से कि क्यों बनना चाहते हैं। मैं अपने आप से सवाल कर चुका हूँ और इसके जवाब मुझे पता है। दुनिया जो जवाब देती है ना, वैसा जवाब मेरा नहीं है कि मैं समाज को बदलने के लिए आया हूँ, समाज को बदलूंगा, समाज का विकास करूँगा, ये नहीं, ये एकदम झूठ है, पूरा का प्योर झूठ है, एकदम मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, एकदम सादा झूठ बोला जाता है, सादा झूठ, सफ़ेद झूठ जिसे बोला जाता है। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा, अपने आप से सवाल कीजिए क्यों बनना चाहता हूँ, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तब मैं बताऊँगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है ना, सवाल का जवाब
वही व्यक्ति दे सकता है जिसका कैरेक्टर उस तरीके का होगा। अगर उस तरह का कैरेक्टर होगा तो उसका जवाब अपने आप जब ढूंढना शुरू करेगा तब मिलेगा। जिसका कैरेक्टर नहीं होगा ना, वो इसका जवाब नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है उसका जवाब। दूसरा सवाल मेरा ये है कि महान कैसे बना जाता है? महान कैसे बना जाता है? कैसे महान बना जाता है? क्या बता सकते हैं कोई भी? अगर मेरे जो है इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे उनसे सवाल है कि महान कैसे बना जाता है? महान कैसे बना जाता है महान? ये मैं जानना चाहता हूँ। इस सवाल का भी जवाब मेरे पास है। मैंने बहुत सारे लोग से पूछा है लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं दे पाएगा। इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी, हर तरह के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन मैंने जितने लोगों से पूछा है उन लोगों ने इन दोनों का सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन है वो व्यक्ति जो इन दोनों का सवाल जो है सटीक और सही देता है। मैं देखना चाहता हूँ, तो देखना चाहता हूँ। हो सकता है कोई दे सकता है, हो सकता है नहीं भी दे सकता है। तो देखना चाहता हूँ कौन देता है इस सवाल का जवाब। मैं भी देखना चाहता हूँ और मेरी अनुमति है या विनती है, जो भी समझिए, आप सवाल के जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, तो पहला सवाल, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं या जो भी जॉब करना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहिए? एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी क्यों बनना चाहते हैं? दूसरा सवाल, महान कैसे बना जाता है? महान कैसे बना जाता है? इस सवाल का जवाब बताइए कि महान कैसे बना जाता है, ये बता दीजिए। ये दोनों सवालों का जवाब मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में। चलिए, दो सवालों का जवाब आप जो सोचिएगा, विचार कीजिएगा, या अपने आसपास जो भी लोग होंगे, जो भी तैयारी करते हैं, उनसे पूछिएगा इन दो सवालों का जवाब। जिस चीज़ की तैयारी करते होंगे ना, जिस चीज़ की, किसी भी चीज़ की, उसका पूछिएगा तो जो भी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, किस लिए, सवाल का जवाब पूछिएगा। दूसरा, महान कैसे बना जाता है, इस सवाल का जवाब। चलिए मिलते हैं। जय हिंद। बहुत सारी बातें हो गई। भारत माता की जय।